बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद मैदी है। आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मेरी तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने और सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 जून 2026 की तारीख है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी हैं और 4 मुद्दे जो है वो रखने हैं। सबसे जो पहला मुद्दा है वो कि दिफाई बजट पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इतराज़ करते हैं कि दिफाई बजट ज़्यादा है। बहरहाल ये बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये सिर्फ फौज को होता है। जो पेंशनें हैं ना और सारा कुछ वो वफाक देता है, वो उनके जिम्मे है। ये सिर्फ जो है वो फौज को होता है। और इसमें जो है वो आपको क्या कुछ दे चुके हैं इस नाशुक्री कौम को, ये पहला मुद्दा है। इस पे बात करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो मुबैना तौर पे हाफिज कुरान है, उन्होंने एक वजीर खजाना लगाया है जो सारा दिन पीता है, पियक्कड़ है और नशई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल आसिम मुनीर साहब के दोस्त मोहसिन बेग जो है ना वो कह रहे हैं कि वो रात को लम्बे पड़े होते हैं। तो उनको आज एक चैलेंज करना है 8,543 रुपए का कि जरा वो एक घर का बजट बना के दें। तीसरा मुद्दा इंसाफ का जनाजा जा रहा है, उस पर लाठीचार्ज हुआ है। ये क्या किस्सा है ये आपके सामने रखेंगे। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे उनका। और आखिरी जो हमारा मुद्दा है वो सुहेल वड़ाई साहब हैं। उन्होंने कहा है कि कॉलम लिख के उनसे गलती हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने कॉलम लिखा था कि हुकूमत जो है वो जा रही है, तो अब उन्होंने गलती का एतराफ कर लिया है। लेकिन सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो एक बदकिस्मत फैमिली है। ताल्लुक है उसका ऑस्ट्रेलिया से, यानी ताल्लुक तो पाकिस्तान से है लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं। वो हज करते हैं और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को मिलने आते हैं। अब वाकयात कुछ यूं हैं कि चकवाल में उन पे जो है ना वो कोई लूटने वाले आगे आ जाते हैं, मोटरसाइकिल वाले। बहरहाल वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस आपको पता है पुलिस का हाथ खुला हुआ है, पुलिस को इजाजत है। पुलिस अंधाधुंध जो है वो फायरिंग करती है और एक जो है वो 11 साल की बहुत मासूम और बहुत प्यारी बच्ची जो है वो उसमें जान बहक हो जाती है और वो जो 7 दूसरे मेंबरान होते हैं वो जख्मी होते हैं। बहरहाल चूंकि वो ऑस्ट्रेलियाई शहरी थे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है और दूसरा पाकिस्तान में भी ये बात बड़ी ऊपर तक गई है कि पुलिस को इतना ज्यादा फ्री हैंड दे दिया गया है कि अब वो जिसको चाहें जहां चाहें जो है वो गोली मार दें। तो ये पाकिस्तान में तवातुर के साथ, खासकर पंजाब में ये तवातुर के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और कमेंट्स आ रहे थे ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान में आते क्यों हैं। ये मैं कमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता। जाहिर है दादा की कब्रें या वालदैन की कब्रें या अब्बा अजदाद की कब्रें आना चाहिए, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो आप जहां पे हैं वहां पे खुश रहें और वहां पे पले बढ़ें और वहां पे जो है ना अपनी जिंदगी गुजारें। ये एक मुकम्मल तौर पे जहन्नुम में तब्दील हो चुका है। अब देखें ना कितने अरमानों से वो फैमिली आई होगी और कितने उनके ज़हन में ख्वाब होंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के पास और गाँव, और यहाँ पे जो है उनके साथ ये मामला हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि अमेरिका कह रहा है कि 24 घंटों में जो मुआहदा है वो साइन हो जाएगा। मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में बताया था कि 14 जून जो है वो बर्थडे है डोनाल्ड ट्रंप का। अब इस बात को पासदारान इनकलाब ने भी जो है ना उनको भी पता था। जाहिर है उन्होंने कहा है कि ये जाती तशहीर का तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुआहदा नहीं हो रहा। बल्कि पहली दफा देखा जा रहा है कि ईरानी जो फौज है
اور جو ایرانی سیاسی انتظامیہ ہے ان میں ہلکا سا رفٹ نظر آیا ہے، دراڑ نظر آئی ہے، بلکہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کچھ ایران میں مظاہرے بھی رپورٹ ہوئے ہیں جو سیاسی انتظامیہ کے خلاف ہیں کہ وہ معاہدہ کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، کیونکہ عراقچی کا جو ٹویٹ تھا، عباس عراقچی کا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کر دیا۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ری ٹویٹ کیا گیا تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ ٹسل پیدا ہو، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ بہرحال ابھی تک جو ہے اس کا کوئی موثر نہیں بنا معاہدے کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس قسم کی چولیں اب جو ہے نا، وہ اگر چول نہ مارے تو پھر بندہ حیران ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں چول نہیں ماری۔ ایک تازہ ترین چول ہے، وہ چول یہ کہ یورینیم ہم کھود کر جو ہے وہ نکال کر لے جائیں گے، یہ چول ماری ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو اگر اتنا آسان ہوتا تو 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ یورینیم لے لیتے۔ پہلے بھی آپ نے آپریشن کیا، اپنی دھوتیاں چھوڑ کے آپ بھاگ گئے، ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے، C-130 وہاں پہ تباہ ہوئے، اور آپ سارا کو چھوڑ کے آپ کو بھاگنا پڑا۔ بہرحال یہ اس نے چول ماری ہے کہ ہم یورینیم کھود کر نکال لیں جی۔ لیکن عراقچی کیا کہتے ہیں؟ عباس عراقچی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ میں فاتح ہے اور ہم نے فتح حاصل کی ہے۔ اب جو آپ کے سامنے مدعا رکھنا ہے نا، مدعا آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ انصاف کا جنازہ، یہ آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ بڑا خوبصورت آج جنگ اخبار میں جو ہے وہ یہ چھپا ہے، اور اس کو چھاپا ہے جی عطاء الحق قاسمی صاحب نے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے عرفان صدیقی کی طرح بہت زیادہ گن گاتے ہیں، لیکن تحریر بہرحال ان کی اچھی ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب کسی عدالتی فیصلے کے بارے میں رائے لینا ہوتی ہے تو میں استاد محترم انصاف علی انصاف سے رجوع کرتا ہوں۔ بفضل خدا وہ فوت ہو چکے ہیں، مگر ان کا فیض ابھی تک جاری ہے۔ ان کے تخلص انصاف کی وجہ تسمیہ وہ واقعہ بنا جس نے آج کی سوچ کے دھارے بدل کر رکھ دیے، کیونکہ ان کا نام تھا انصاف علی اور ان کا جو تخلص تھا وہ بھی انصاف تھا، انصاف علی انصاف۔ تو کون سا واقعہ جو ہے نا وجہ بنا؟ انصاف مرحوم جوانی میں ایک خوبصورت دوشیزہ پر عاشق ہوئے۔ دراصل انہیں عاشق ہوئے، اس کے والدین لڑکی کے شادی پر رضامند نہیں تھے۔ دراصل انہیں شک تھا کہ انصاف مرحوم چانڈو پیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ چانڈو کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ استاد ساری عمر اس گھٹیا نشے کے قریب نہیں گئے، وہ صرف ٹھرا پیتے تھے۔ اب یہ ٹھرا بھی کوئی نشہ ہوگا، ٹھرا پیتے تھے یا کبھی کبھی چرس سے شوق فرماتے تھے۔ بہرحال جب انہیں یقین ہو گیا کہ محبوبہ کے والدین اس شادی پر تیار نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی محبوبہ سے خفیہ نکاح کر لیا، مگر محبوبہ کے ظالم والدین نے اس شک کا اظہار کیا کہ ان کی بیٹی کو استاد انصاف کے پالتو گنڈے زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔ یہ سراسر غلط بیانی تھی، کیونکہ جنہیں گنڈے قرار دیا گیا وہ استاد کے ہونہار، سعادت مند اور نیک اتوار شاگرد تھے، جو اکھاڑے میں ان سے فن پہلوانی کے 2 پیج سیکھتے تھے۔ وہ اپنے استاد کی محبوبہ کو کیسے اٹھا کر لے جا سکتے تھے؟ وہ تو اسے ٹیکسی میں بٹھا کر لائے تھے۔ بہرحال عدالت میں کیس دائر کر دیا گیا۔ استاد مرحوم سالہ سال اس کیس کی پیروی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں انہیں عدالتی نظام سے گہری واقفیت ہوتی چلی گئی۔ کیس کا فیصلہ استاد کے خلاف آیا۔ میجسٹریٹ درجہ چہارم نے اپنے فیصلے
मैजिस्ट्रेट दर्जा चहारुम ने अपने फैसले में लिखा कि निकाह के कागजात पर लड़की से जबरन दस्तखत करवाए गए और यूं ये शादी नहीं होती। शादी टूट गई और एक हफ्ते बाद ही मैजिस्ट्रेट साहब ने उस लड़की से खुद शादी कर ली। उस्ताद इस सूरत हाल से इस दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने शायरी शुरू कर दी। वालिदैन ने तो उनका नाम कुछ और रखा था, मगर शायरी उन्होंने इंसाफ अली इंसाफ के नाम से शुरू की और फिर उसमें इतना नाम कमाया जितना उन्होंने हेरोइन की स्मगलिंग में भी नहीं कमाया था। इतना नाम तो उन्होंने जर्नैलों के कहने पर जो फैसले किए उनमें भी नाम नहीं कमाया था। दूर दराज से लोग उनसे कलाम की इस्लाह के अलावा दीवानी और फौजदारी मुकदमात में राय लेने के लिए भी आते थे। जी, इसी दौरान उस्ताद साहब बीमार हुए और इंतकाल कर गए। ठीक है जी। उनके नमाज जनाजा में मैजिस्ट्रेट दर्जा चहारुम ने भी शिरकत की। उस्ताद के जनाजे पर एक अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ। एक राहगीर ने पूछा, किसका जनाजा जा रहा है? एक शागिर्द ने जवाब दिया, इंसाफ का जनाजा जा रहा है। जिस पर मैजिस्ट्रेट दर्जा चहारुम के हुक्म पर पुलिस ने जनाजे के शुरका पर शदीद तरीन लाठी चार्ज शुरू करा दिया। हालांकि शागिर्द ने तो ठीक बात की थी कि इंसाफ का जनाजा जा रहा है, बहरहाल उन पे शदीद जो है उनके शागिर्दों पर लाठी चार्ज हुआ। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है कि अर्दली, आप जानते हैं शबूपाल शिया बटमैन, इसने एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की ऑफर की है। इस दफा उन्होंने ऑफर की है पीटीआई को। पहले नवाज शरीफ और बेनजीर ने मिसाक जमहूरियत किया था और उस मिसाक जमहूरियत का जो है खुलासा ये था कि आप मिल के लूटेंगे, सिंध को आप लूटें, पंजाब को हम लूटेंगे, और वफाक में जिसका दौर लग गया, जर्नैलों को जिसकी पॉलिश पसंद आ गई, फजल रहमान उनके साथ मिल जाएगा और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। ये फार्मूला काफी कामयाबी के साथ जारी और सारी रहा कि अचानक जो इमरान खान थे वो कहीं से नमूदार हुए और उन्होंने रंग में भंग डाल दिया, जर्नैलों के भी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी रंग में। बहरहाल अब अर्दली ने पीटीआई को ये ऑफर की है, क्यों की है और उसका क्या इख्तियार है, उसके पास कितने इख्तियार हैं इस अर्दली के पास, ये आप लोग जो है वो बेहतर जानते हैं। जी, नया आर्मी चीफ आया है, खुश न हो, ये आर्मी चीफ आया है इंडिया में धीरज सेठ, जो मैंने नाम पढ़ा है, वो जो है ना 30 जून से अपनी जो है वो कमान संभालेंगे। पहले ये जो है ना डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। बहरहाल इंडिया और इंडिया की फौज को मुबारक हो। अब देखते हैं वो हमेशा ठीक करते हैं, अमन व अमान ठीक करते हैं, सफारतकारों से मुलाकातें कराते हैं, ईरान और अमेरिका की सालसी कराते हैं, या मुल्क को बुलंदियों पर लेकर जाते हैं, ये तो हमें नहीं पता, या सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं जिस ड्यूटी की वो तनख्वाह लेते हैं। अब ये आगे चल के पता चलेगा कि धीरज सेठ, लेकिन ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये आइन की पासदारी करते हैं, ये आइन पे चलते हैं, यानी हालांकि आइन तोड़ें, आइन की खिलाफ वर्जी करें और मौजें करें, यानी कांग्रेस को तोड़ें, कांग्रेस के अरकान बीजेपी में शामिल करें, बीजेपी में नई पार्टी बनाएं, मोदी को अदम एतमाद के जरिए हटाएं, कोई अपना बंदा लाएं, कोई मोहसिन नकवी ढूंढें। बहरहाल धीरज सेठ ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो अपनी नौकरी करेंगे, सर झुका के, मेरा ख्याल है 3 साल मुद्दत पूरी करेंगे और 3 साल मुद्दत पूरी करने के बाद किसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट हो जाएंगे और ना वो कनाडा जाएंगे ना वो अमेरिका जाएंगे। बहरहाल अजीब किस्म की ये फौज है। जी, आज एक नया इंकशाफ हुआ है कि जो फी लीटर पेट्रोल है उस पे क्या हो रहा है जी, उस पे लेवी
और उस पे जितने भी टैक्सेस हैं, जीएसटी है, वो मिलाकर आप 1 लीटर पे दे रहे हैं 151 रुपए 88 पैसे। 152 रुपए 88 पैसे किधर गए आजकल, कौन सा जमाना रहा अठनियों चवनियों का। 151 रुपए 88 पैसे फी लीटर। ये जेट फ्यूल वाले भी दे रहे हैं जिनके पास गल्फ स्ट्रीम है, 10 या 11 अरब का जहाज है जिसकी हालत माड़ी बताई जा रही है। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस हिंदा को, इस उम्मे जमील को, पाकिस्तान की सबसे सख्त दिल औरत को या तो अपने पास बुला ले या सफदर के पास भेज दे। सफदर का मुकद्दर भी आपको पता है बेचारे का हमारी तरह ही है, वो गिलगित में धक्के खाता फिर रहा है, मानसेरा के ढाबों पे जो है ना वो फिर रहा है, ना उसको कोई रोटी देने वाला है, ना कपड़े धो के कोई देने वाला है, वो इधर बदमाश बनी हुई है। बहरहाल ये जो है उसका जहाज अल्लाह करे यहीं पे एयरपोर्ट पे खड़ा रह जाए, क्योंकि होता इसी तरह ही है। तो उनका भी 151 रुपए 88 पैसे है, और जो बाइकिया वाला है कई दफा आपको बता चुका हूं उसका भी यही है। अब हम जो गलती हुई है रोटी खाने वाली मशीन से, जो है ना सुहेल वड़ायत के घर में खुशखबरी भी है, अल्ट्रासाउंड हो गया है, 3 बच्चे हैं पेट में। बहरहाल हमारी दुआ है कि खैर से उनकी जान छूटे। अब मैं वजाहत कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि पहले इन्होंने कॉलम लिखा कि हुकूमत नाकाम है, हुकूमत जा रही है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे जो है ना वो उल्लू बोल रहे हैं। बहरहाल उसके बाद जाहिर है राब्ता किया गया होगा, डिबरियां टाइट की गई होंगी, फोन शोन खड़के होंगे कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, लानती किरदार, तुम्हारा ये पेट हुआ कहां से, हमने किया है। बहरहाल अब वो लिखते हैं, अब मैं वजाहत कर रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत ने न कभी जवाल पजीर होना है और ना अगली सदी तक इसके रुखसत होने का कोई इम्कान है। ना हुकूमत अगली सदी तक कहीं जा रही है और ना ही जनरल आसिम मुनीर वो अगली सदी तक कहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जनरल साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं और जनरल साहब उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, क्योंकि पार्टनर्स इन क्राइम्स हैं। जितने जराइम वो कर चुके हैं उससे ज्यादा जनरल साहब कर चुके हैं। तो बहरहाल वो लाज़िम मलजूम है, जनरल साहब भी यतीम हो जाएंगे, उनका भी आगे पीछे कोई नहीं है। ये पार्टियां दरो दरो, इन पार्टियों को तो वैसे वल्दियत का खाना खा लिया है। अब जनरल आसिम मुनीर उनकी वल्दियत के खाने में लिखा हुआ है। बिलावल भुट्टो ने शनाख्ती कार्ड भी नया बनवा लिया है, शबू पालशी ने नया बनवाया है, मुख्यमंत्री ने नया बनवाया है। तो इस सदी तक ये कहीं नहीं जा रही है जो सदी चल रही है। जी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने लिख दिया कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है और सनतें बंद पड़ी हैं। ये पिछले कॉलम में लिखा था। अब हुकूमती इश्तिहारात से मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे पता चला है कि मुल्क की इक्तिसादियात तो बूम कर रही हैं, मुल्क उड़ान में है, बेरोजगारी का नामो निशान तक मिट चुका है, महंगाई का रुझान पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है। ये सब गलतफहमी थी। सनतें भी भारत में बंद हो रही हैं। जहां बिजली सस्ती है पाकिस्तान में, तो सनतों का धुआं पहले से बढ़ गया है। ये सुहेल वड़ायत ने अपनी जो है वो कर दी है, इस्लाह कर ली है कि जी बेरोजगारी इंडिया में बढ़ रही है, बिजली इंडिया में सस्ती है। अब जो उन्होंने बहरहाल तरदीद छापी है, ये भी समझने वालों के लिए काफी है, उन्होंने तरदीद कर दी है कि इस सदी में ना जनरल आसिम मुनीर कहीं पे जा रहे हैं और ना ही ये हुकूमत कहीं पे जा रही है। अगली खबर पे चलते हैं। आजकल एक कार्टून के बड़े चर्चे हैं अमेरिकी मीडिया में, और कार्टून में जो है वो शहबाज शरीफ को दिखाया गया है सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि ये शबू पालशिया ये यानी बहुत जिम्मे लग गए हैं पॉलिश। पहले यहाँ पे यानी जर्नैल हो गए, मोहसिन नकवी हो गया, अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के शूज जो है वो पॉलिश कराते दिखाया गया है इस पॉलिशिए को, इस गलीज शख्स को। और ये वहां पे अबू भी ये कहता है डोनाल्ड ट्रंप को, अबू जी जी अबू जी, बेटे जी अबू जी। तो ये जो है ना वो हाल किया है इन्होंने मुल्क का और मुल्क के साथ। बहरहाल ये कार्टून जो है वो अमेरिकी मीडिया में चल रहा है। अगली क्या खबर है जी? अगली खबर ये है
کہ اسماعیل بکائی یہ دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں. کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں نا، ایرانی ہیں، یہ کبھی حوالہ دیں گے شیکسپیئر کا، یہ کبھی آپ کو حوالہ دیں گے جرمن ادب کا، یہ کبھی آپ کو حوالہ دیں گے شیخ سعدی کا، اور اتنے خوبصورت پہلو بیان کریں گے مذاکرات کے اور جنگ کے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید پاکستان میں کوئی اس لیول کا دفتر خارجہ میں، فوج میں، حکومت میں، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے مسٹر ڈنٹوننگ ہے، وہ ایک زبان دراز عورت ہے پنجاب کی، عظمہ بخاری جس کا باپ ریمنڈ ڈیوس کا وکیل تھا. یہاں عدت کیس ہے، عمران خان کی گھڑی ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ولیم شیکسپیئر کیا بیچتا تھا، یا جرمن ادب کیا بیچتا ہے، یا شیخ سعدی کون تھا، ان چیزوں سے ان کا کیا لینا دینا؟ یعنی کیا یہ کوئی پڑھے لکھے ہیں، یا انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہے، یا کبھی انہوں نے کوئی کتاب کھول کے پڑھی ہے؟ نہیں، یہ تو حادثاتی بڑے ہیں، حادثاتی طور پہ خوش آمدیں کر کے، رشوتیں دے کے، اور بہت کچھ دے کے. ایک وہ واقعہ ہے نا بڑا مشہور کہ وہ ایک جوڑا جو ہے وہ تھانے پہنچا اور اس نے رپورٹ درج کرائی کہ جی چوروں نے رات کو چوری کی اور سارا زیور اور نقدی لے گئے. تو تھانے دار نے کہا کہ چلیں شکر ہے عزت بچ گئی. تو جوڑے نے کہا کہ عزت بیچ بیچ کر وہ پیسہ اور زیورات اکٹھے کیے تھے، ان لوگوں نے عزت بیچ بیچ کر کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کسی کی بہن کیا بن گئی. ایک یونیورسٹی کا بتا رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا وہ سندھ میں اس یونیورسٹی کی جو چیئر پرسن ہے نا، اس کی چیئر پرسن وہ ایک ویڑی ہے سہیوال کی، اس کالج ارکان کی بیٹی بختاور زرداری، وہ اس کی چیئر پرسن ہے اس یونیورسٹی کی. اور اس کی وائس چانسلر پتہ کون ہے؟ وہ جو رنگ برنگی اس کی بیٹی پھر رہی ہے آصفہ، وہ اس کی چیئر پرسن ہے. بتائیں، چیئر پرسن وہ سہیوال والی ویڑی بختاور، اور وائس چانسلر وہ رنگ برنگی زرداری کی بیٹی. یہ ملک ہے، آپ اندر جائیں آپ کو پتہ چلے. لیکن وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے نا کہ مزدور پہ ظلم ہوا تو میں چپ رہا کہ میں کوئی مزدور ہوں، استادوں پہ ظلم ہوا تو میں چپ رہا کہ میں کوئی استاد ہوں، کسانوں پہ ظلم ہوا تو میں چپ رہا کہ میں کوئی کسان ہوں، پی ٹی آئی والوں پہ ظلم ہوا تو میں چپ رہا کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا ہوں، کشمیریوں پہ ظلم ہوا، صبح فجر کے بعد پھر گولی چلی تو میں چپ رہا کہ میں کوئی کشمیری ہوں، کے پی کے والوں کو اڑایا گیا ڈرون سے تو میں چپ رہا کہ میں کوئی پٹھان ہوں، بلوچیوں کے سارے وسائل لوٹ لیے گئے، میں چپ رہا کہ میں کوئی بلوچی ہوں. اور پھر ایک دن جب مجھے لوٹا گیا اور مجھے سوٹے مارے گئے تو کوئی بھی، کیونکہ میں اس وقت چپ تھا تو پھر بولنے والا کوئی بچہ ہی نہیں تھا. اب دیکھ لیں نا بلوچستان، اب دیکھ لیں کے پی کے، اب آپ دیکھ لیں کشمیر، آپ دیکھ لیں گلگت، اس سے پہلے آپ دیکھیں مشرقی پاکستان، باری باری سب کی باری عمران ریاض کہتے ہیں. تو ہم تو چپ رہتے ہیں. جس دن ہمارے گھر پہنچی یا گاڑی یہاں پہ آ کر کھڑی ہوئی تو پھر آپ کہیں گے. بہرحال اس کی چیئر پرسن وہ سہیوال والی بیڑی ہے، اور جو اس کی چانسلر ہے، وائس چانسلر، وہ رنگ برنگی خاتون ہے، جو خاتون اول بھی ہے پاکستان کی. اب ہمارا جو اگلا مدعا ہے وہ مدعا ہے کہ ہم نے اوپن چیلنج دینا ہے جنرل عاصم منیر کو، اور وہ جو نشئی وزیر خزانہ ہے جو ہے بھی ہالینڈ کا ہی ہے، یعنی پاکستانی ہے لیکن ہالینڈ نیشنل ہے، اور اس نے 8,500 والے کو امیر آدمی، یعنی جس کی آمدنی 8,500 روپیہ ہے وہ امیر آدمی ہے. تو ان کے سامنے ہم نے ایک چیلنج رکھنا ہے، کیونکہ جنرل صاحب لائے. اب جنرل صاحب حافظ قرآن ہے، مبینہ طور پہ حافظ قرآن ہے، اور وہ اس پیکڑ کو لائے، اس نشیڑے کو لائے. پہلے نہیں پتہ تھا. اب محسن بیگ کہہ رہا ہے کہ سارا دن پیتا ہے، سرور میں ہلکے ہلکے میں نہیں، زیادہ سرور میں رہتا ہے. 200 یونٹ کا بل 10,000 سے زیادہ آ جاتا ہے. 4 افراد پر مشتمل ایک فیملی کا ضروری راشن تقریباً 15,000 میں آتا ہے. ایل پی جی ہو تو مہینے کا 8,000، اور اگر سرکاری گیس ہو تو تقریباً
6,000 बिल आता है। 2 बच्चे स्कूल जाते हो तो फीसें और बाकी खर्चा मिलाकर तकरीबन 10,000 का खर्चा है महीना। दूध, सब्जियां वगैरह रोज का 1,000 यानी महीने का 30,000 का खर्चा है। मेहमान नवाजी, दवा दारू वगैरह का महीने का बजट 5,000 लगा लें। काम की जगह पे आने जाने का किराया, पेट्रोल तकरीबन 5 से 7,000 महीना। खुशी गमी में शिरकत, मेके, ससुराल में आना, बच्चों के कपड़े, जूते और दीगर जरूरियात वगैरह भी 5,000 महीना तस्वुर कर लें। एक छोटी फैमिली 4 लोग महज सरवाइव करने के लिए एक महीने का कम अज कम 90,000 रुपया होना चाहिए और इसमें किसी किस्म की तफरी या अयाशी शामिल नहीं कि आप मरी जाएं या नथिए गली जाएं या कहीं पे घूमने जाएं। वो बेशरम, वो लानती और वो लेइन हुक्मरान जो कहते हैं कि 8,500 महीना कमाने वाला गरीब नहीं, 8,500, इन जाहिल और अहमक हुक्मरानों पे लानत हो, इनके आगे पीछे पे लानत हो। एक तो गरीबों पे अजाब बनकर मुसल्लत है और दूसरा उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं आसिम मुनीर की जगह होता तो ऐसी बात करने वाले को 8,500 पकड़ाता और कहता कि जा अपनी फैमिली के साथ इतने पैसों में महीना गुजार कर आ। यानी हम देते जनरल आसिम मुनीर को या वो पेकड़ को, नशेड़ी को, इमरान को कहते थे ना नशेई, यार कितना बेनियाज है। इन्होंने बनवाया था बयानिया, इन्होंने, और खुद किस वजीर खजाना को लाए? हाफिज साहब, इन्होंने बयानिया बनवाया था, नशेई है। और उसके बारे में हाफिज साहब का सबसे गहरा दोस्त कह रहा है कि सारा दिन पीता है, पीठ हैसियत की तरह, रात को लम्बा पड़ा होता है, दफ्तर में टेबल पे ऊंधा पड़ा होता है, लोग पीछे से छेड़ रहे होते हैं, पड़ा होता है। ये इमरान को कहते थे नशेई है। वो एक मर गया है, जुबान दराज, गालियां निकालते निकालते मर गया, मुशाहिदुल्लाह PIA का बेड़ा गर्क करके। एक नशेई ने मेरा मुल्क बेच दिया, इमरान को कहता था। तो इन्होंने बयानिया बनवाया था, यही कहते थे। यहूदी एजेंट का बयानिया इन्होंने बनवाया था। कश्मीर बेच दिया, बयानिया इन्होंने बनवाया था। बेचा, खुद बेचा, बाजवा ने बेचा कि हमारी जान छूटे। अब इसी चक्कर में कि परे करो। बहरहाल जी, इनको पकड़वाएं। मैंने आपको बताया कि गांव में एक जो है ना वो पड़ोसी है, तो वो बड़े जो है ना बेवा औरत, बेवा, उधर इटली वाले बाबा को भी बता रहा था कि टांग में बहुत दर्द है, पूरी पूरी रात बैठी रहती हूं, टांग में बहुत दर्द है। आप लोग जो कुछ करते हैं आपको पता है, मेरे पास फंड होता है, इसलिए मेरे पास फंड होता है, ये पक्की बात है। मेरी तो अपने वसाइल इतने है ही नहीं, मेरे पास फंड होता है जो आप करते हैं। मैंने पिंडी बुलवा लिया उस खातून को, बेवा है, उसका एक बेटा है, उसको पोलियो है, लड़के को पोलियो है। हम गए जी ब्रिगेडियर जुनेद मुश्ताक के पास, न्यूरो सर्जन। 1,500 रुपया हमने काउंटर पे जमा करवाया फीस। अंदर चले गए, अंदर डॉक्टर साहब ने चेक किया, उन्होंने कहा कि इनको कमर में इंजेक्शन लगना है 3,500 रुपए का, कमर में। मैंने कहा लगवाएं जी, गांव से जो आई है, 1,500 बाहर दिया, 3,500 रुपए का हमने जी इंजेक्शन लगवा दिया। वही डॉक्टर साहब ने अंदर लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने 1 महीने की दवाई लिखी। मेडिकल स्टोर पे गया, उधर ही उनका अपना मेडिकल स्टोर था, 9,000 की उन्होंने मुझे दवाई दी 1 महीने की, ठीक हो गया। फिर न्यूरो सर्जन ने लिखा कि अगली दफा आपने MRI करा के लानी है, कोई मखसूस MRI का पूछा, उन्होंने कहा जी 25,000 रुपया। मैंने कहा चलें अगले अभी ये दवाई लेना, क्योंकि महीने बाद बुलाया है। 1,500 फीस, ठीक है जी, 3,500 का अंदर टीका, ठीक है, और 9,000 की जो है ना वो दवाई, ये गिनते जाएं।
1300 गांव से आने का, 1300 यहां पिंडी से फिर गांव जाने का। ठीक है जी, यहां पे जो कुछ हुआ वो सारा मैंने किया। मैंने कहा ना फंड पड़ा होता है, तो मुझे पता है ना ये रोजाना इसी तरह मामला होता है। बहरहाल उस औरत को बड़ी खुशी हुई कि बड़ा सुकून आया। चेक कोई नहीं कराता उधर, ना कोई डॉक्टर है गांव में, ना कोई फॉलो। वो भी मैंने उन्हें कहा कि इतनी तकलीफ है, पूरी पूरी रात बैठी रहती है। तो उन्होंने कहा जी डाइट नहीं है, खाना पीना नहीं है। ब्रिगेडियर ने कहा अंडा खाए, दूध पिए, फ्रूट खाए। मैं कहा कितो खा, आसिम मुनीर को लो, आसिम मुनीर भेजेगा या ये शही वजीर खजाना भेजेगा? कहां से खाए, कहां से? बहरहाल मैंने उससे कहा कि कुछ खाया पिए करो। ये कह रहे हैं 8,500, और चूंकि मेरे तल्लुकात थे, मेरे जानने वाले थे, उनका तो बल्कि आप लोग ज्यादा जरिया हैं उसमें, वो सबब बन गया उसका। तो एक ब्रिगेडियर ने 1 घंटे में हमसे कितने पैसे ले लिए? ये कह रहे हैं 8,500। चलाए ना आसिम मुनीर, जरा आए लोगों में पूछे, बड़ा मकबूल है वैसे भी, लोगों से पूछे 8,500 पिंडी सदर में आ जाए, कहीं पे चला जाए, तो चैलेंज है इनको जी। या तमाम हुकूमती वज़रा व मेंबरान असम्बली की तनख्वाह 8,500 कर दें, गुजारा जो होता है तो कर दें। इस मुल्क के अवाम पे कोई जुल्म हो रहा है, मतलब अखीर ही हो चुकी है। अखीर कर दिया इन्होंने, अखीर कर दिया। और फिर मजाक उड़ाना 8,500 का। अभी एक मरीज की डिटेल आपको बताई है। और फीसों तो ये डॉक्टर इस तरह लेते हैं, ये हम जिस डॉक्टर के पास गए ये सबसे कम फीस लेता है, सबसे कम नैरो सर्जन, वरना ये तो इतनी फीसें फौजी लेते हैं। स्टोर अपने अंदर है, लेबॉर्ट्री अंदर है। अगली खबर पे चलें। अगली खबर क्या है? ये खुर्मशदाद विर्क हैं, ये कहते हैं कि एक दाना हुकूमत ने नहीं खरीदा, एक दाना गंदम का। बताएं, 11 कंपनियां बन गई, वो ये करेंगी, वो करेंगी, कुछ भी नहीं खरीदा। वही आड़ती फिर रहे हैं शिकारी। मैं गांव गया, आड़ती फिर रहे हैं, कोई 2400 की कहता है, कोई फिर डराते हैं स्टॉक कहां करोगे, बारिशें हो जाएंगी। किसान भी डरता है, उनके पास तो स्टॉक का कोई बंदोबस्त नहीं है, वरना वो खुद स्टॉक कर लें और सर्दियों में इतनी महंगी बेचें। उनके पास है ही नहीं, सहूलत ही नहीं है, आड़ती फिर रहे हैं। मैं भी ईद कुर्बान पे गया, मैंने भी वही आपके जो है ना मेहरबानी से तकरीबन 400 किलो वो गंदम लेकर जो है ना वो दी थी, तकरीबन 400 किलो। वो आप लोगों की मेहरबानी है। तो आड़ती फिर रहे थे, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल कीमत पे मैंने थोड़ी बहुत ले दे की, यानी वो कह रहे थे 4,000 का मन 40 किलो। तो मैंने थोड़ी, जानते भी थे मुझे गांव वाले, मैंने कहा यार मेहरबानी करें, मैं मेहमान हूं, आप मेहमानों को इस तरह करते हैं। तो उन्होंने 3900 रुपए का मुझे मन दिया। मेरे दिल को भी सुकून हुआ कि इनको भी मेहनत मिल गई। और जो है ना चले, मैंने उनसे तकरीबन 400 किलो इसके लगभग खरीदी। अच्छी गंदम थी, 3900 का 40 किलो, 3900 का। वो भी मुतमैन, शरबत पिलाई, मैं भी मुतमैन कि इनको मेहनत। ये इधर हुकूमत फिर रही है आड़ती, 2300, 2400, 2600, एक दाना भी नहीं खरीदा। असद तूर ने खबर दे दी है कि मोहसिन नकवी की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। कभी ईरान, सऊदीया, स्पोर्ट्स, वजीर दाखिला, साला, ये सारा को ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। अब जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हैं वजीर आजम बनने के लिए। ये जो खबरें वैसे नहीं चल रही। सदर होंगे खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, जिले सुबहानी, वो सदर होंगे वर्दी में, और नीचे जो वजीर आजम होंगे वो साला साहब होंगे। और ये जो है वो नया सेटअप पाकिस्तान को कहां ले जाएगा इस बात को कोई नहीं पता। 11 वजारतें बिल्कुल फजूल हैं, करोड़ों का खर्च करती हैं, खत्म कर दें। सेठी कह रहा है, मैं नहीं, सेठी कह रहा है। कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स के जो घर हैं वो 10-10 कनाल के हैं,
ان کو کمرشل کر دیں, پیسے ہی پیسے, ہوٹل, شادی ہال 10-10 کنال کے, 10-10 کنال کے جی گھر ہیں. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں گاڑیاں, پروٹوکول, کلب کلچر. میں نے آپ کو بتایا میں ایک دفعہ گیا, ایک دفعہ میں گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. استاد اٹھے جو مال آئی, یعنی بعد میں جو ادھر تھا, آپ خود اندازہ کر لیں, آپ خود اندازہ کر لیں نا. جس کلب میں باجوہ اور زبیر کی ملاقاتیں ہوتی تھی, میں اس کلب کی بات کر رہا ہوں. پھر اتنے کیا ہو گیا, چھانٹ ہویا مال سترا, جنہیں امب چھانٹ کے لیدہ کرینن, تلو کپڑے اتے, اتو کپڑے تلے, رجحان تلے والے کپڑے اتے ہوئے نے پہن, اتے والے کپڑے تلے والے پہنے, رجحان آ. میں تو ایک دوست کے ساتھ گیا, وہ ممبر تھا, میں نے ممبرشپ پوچھی, وہ کہتے 50 لاکھ روپے ممبرشپ ہے. صحیح سننا ہے, 50 لاکھ. میں کہ مال تو ہے نا جی, 50 لاکھ شوق نہ کہہ رہا مولے, یہ جو حل کا. اب آپ اعتراض کر رہے ہیں بجٹ پہ کہ جی 800 کتنے کا, یہ 822 ارب. اب 822 ارب میں جرنیلوں نے, اور نا شکرو, تم لوگ کبھی شکر کرتے ہو؟ میں شکری قوم کبھی بھی شکر نہیں کرتی. سالانہ 822 ارب روپے فوج کی پینشن میں جا رہے ہیں. فوج کے باقی دفاعی اخراجات, موجودہ تنخواہیں اور عیاشیاں اپنی جگہ, 822 ارب روپے سالانہ بہت بڑی رقم ہے. اس کے بدلے جرنیلوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ سنو, ناشکرو, کسی بات کا شکر ادا نہیں کرتے. اس 822 سالانہ لیتے ہیں وہ ارب, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو دیا کیا ہے؟ سنو, 4 مارشل لا لگائیں. سوکھا ہے مارشل لا لامنا, سوکھا ہے لگائے نا دھیرے سیٹ جو نیا بنا ہے, 4 مارشل لا لائے نے, ملک توڑنا سوکھا ہے. ذرا گھر میں پلیٹ توڑ کے دکھائیں, گھر والی آپ کا سر توڑ دے, انہیں ملک توڑ دیتا ہے. 822 ارب کیسے کشمیر آزاد نہیں کروا سکے, سوکھا ہے. کتنی محنت کر رہے ہیں اس کو تاکہ یہی جان چھوڑے. امریکی سائفر کے آگے لیٹ گئے, لیٹنا سوکھا ہے, کتنا اوکھا ہے. کہنا ہو جی بجٹ زیادہ ہے, ملک کی معیشت تباہ کر دی. ملک کی معیشت تباہ کرنا آسان ہے, کتنا مشکل کام ہے, کتنا کام کرنا پونا ہے ملک کی معیشت تباہ کرنے تک. لیکن انہوں نے کی تھی یہ کارکت کائیے, اس بات کی تنے کبھی لاپتہ کرتے ہیں, کبھی لاشیں مسخ. یہ سوکھا کام, لاپتہ کرنا سوکھا ہے اتنے بڑے بندے کو. اور پھر بلوچستان میں مسخ, کسی کی لاش مسخ کرنا, ذرا تصور کریں, چہرہ یہ وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے پھینک دینا, بلوچی کہتے ہیں سوکھا کام ہے کرنے. 1.5 لاکھ لوگ بم دھماکوں میں مر گئے, 1.5 لاکھ. سوکھے کتنی محنت ہے, بم بالا آوے, بم بنے, کمر نال بدھے بعد پھٹے, مسیت ونجے, ماں بارگاہ ونجے, جگہ ڈھونڈے, اتھے پھٹے. سوکھا ہے ایویں گھر با کے گلاں کرنے ہو. 822 یورو 822 یورو, ایک کام ہی تک ہو, اگلا کام کی کرنے. بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک زوروں پر ہے, سوکھی ہے, یہ سوکھی ہے, اس سے محنت نہیں لگنی. 822 یورو نہ گرنا. پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر ہے, یہ سوکھا ہے. ڈرون تے او جی ٹرا اور یہ سارا سوکھا ہے. ایویں گھر با کے گلاں کیتیاں, اس کے بعد پورا کشمیر احتجاج کر رہا ہے, ایک خالی تک ہو, یہ سوکھا ہے. صبح فجر نے وقت گولیاں چلیاں, 1-2 بندے نے شہید ہونی اطلاع ہے, سوکھا ہے گولیاں چلاونا. وہ بھی نماز دے رہے اندر فجر پڑھ کے نکل رہے ہیں. گھر با کے گلاں کیتیاں, گھر با کے ایویں چسکے گدے, گھر با کے جڑا نے جیو کو جی 822 یورو کام ہی تک ہونا. اگلے نے اگلے کام کتنا کر رہے ہیں پتہ لگتا ہے, کام کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے. یہ پتہ لگنا نہیں پیا. اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے, آسانیاں بنڈوں کی توفیق عطا فرماوے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.